हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज प्रोग्राम से कुछ देर पहले जो है एक ख़बर आ गई और ज़ाहिर बुरी ख़बर है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार पेट्रोलियम प्राइसेस की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं जो आज से पहले कभी नहीं बढ़ाई गई। ज़ाहिर है कुछ महंगा हुआ है पेट्रोल जो है आलमी मार्केट में, मगर जो पेट्रोलियम लेवी है वो 30 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है, यानी कि जो 45% है 1 लीटर जो आप लेते हैं उसका सिर्फ 45% पेट्रोलियम लेवी में जाएगा। ये कहानी इतनी मज़े की है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। आपको पता है कि इस महीने की पहली तारीख को पेट्रोल कम हुआ, बहुत शादियाने भी बजाए गए, आवाम का एहसास भी हुकूमत ने कहा उन्हें है। अगली जो रिव्यू होना था वो 1 जुलाई को होना था, यानी 30 जून की रात को। मगर आज अचानक बग़ैर किसी समरी के, बग़ैर किसी इंतबाह के हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी। अब पेट्रोल 101 रुपये में मिलेगा, जो अब से पहले 74 रुपये कुछ पैसे में मिल रहा था। इसमें जो मज़े की बात यह है कि जब पहली को ये कीमतें कम की गई थी तो पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई हर जगह। फिर हुकूमत ने कहा होर्डिंग कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं उनको, और इस तरह जो है को चार पेट्रोलियम कंपनीज़ पे एक करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। मगर आज जब इजाफ़ा किया गया है, जो इजाफ़ा होना था रिव्यू से 5 दिन पहले, तो कम से कम 7 अरब रुपए जो हैं वो आवाम की जेब से निकलकर इन पेट्रोलियम ऑयल कंपनीज़ को जाएंगे, जो कि ज़ाहिर है पहले से होर्डिंग करके बैठी हुई हैं और जिनको ये बता दिया गया था कि जनाब पेट्रोल महंगा होना ही होना है, लिहाजा उनके लिए इशारा ही काफ़ी था और उन्होंने कर दिया। मगर मज़े की बात यह है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं आई है कि क्या वजह है कि पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। और जो तमाम तर जो इशारे हैं वो यही है कि ऑयल कंपनीज़ माफिया जो है वो एक बार फिर जीत गई है। ख़ान साहब जो हैं, जो हमेशा ज़ाहिर माफिया के ख़िलाफ़ लड़ने की बात करते थे, एक दफ़ा फिर उन्होंने सरेंडर किया है। जैसे चीनी के इशू के ऊपर हुआ कि 55 रुपये से होती होती वो 82 रुपये पर आ गई और आज तक कम नहीं हुई है। उसी तरह दूसरी भी जो इश्यूज़ हुए, बिल्कुल इंक्वायरीज़ बहुत अच्छी बात होती है, मगर इस तरह के दिन दहाड़े डकैती के ऊपर मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे पहले नहीं हुआ। ज़रार, आप कुछ कहेंगे इस पर? बात कर रहे थे कि कोई बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया हुकूमत से। मैं भी देख रहा था इमरान खान साहब की ट्वीट और कह रहा था कि इस तरह का पेट्रोल बॉम्ब अवाम पर फेंकने बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और पीटीआई इस पर शदीद मजम्मत करेगी। और बदकिस्मती से, सॉरी, वो पुरानी ट्वीट थी वजीर आज़म बनने से पहले की, सॉरी गलती, अक्सर मेरे से ऐसी गलती हो जाती है। अच्छा, ये जो किया था यकम जून को, जो पेट्रोल कीमत नीचे आई थी और बाकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत नीचे आई थी, वो इसलिए थी, जाहिर है कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आलमी मंडी में पेट्रोल की ऑयल की कीमत 0 पर अभी आ गई थी। अच्छा, उस वक्त क्या बात की गई थी, हमने इस शो पे डिबेट किया था, बहुत और लोगों ने ये डिबेट की थी कि अब क्या करना चाहिए। क्या उसके मुताबिक प्राइस को आपको लोअर करना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले, या थोड़ा सा हाथ पैर बचा के काम करो ताकि आपको एक ब्रीदिंग रूम मिल जाए रेवेन्यू का? ठीक है, वो आपने उस वक्त नहीं लिया। आपने कहा कि यार अवाम है, अवाम को एक तोहफा देते हैं। आपने अवाम को तोहफा दे दिया और उसी महीने के अंदर आपने कहा कि यार नहीं, यार शायद ये अवाम इतनी काबिल ही नहीं है, तोहफा आपने वापस ले लिया। तो देने का क्या फायदा था? ना आपने कोई ज्यादा इसमें अवाम को रिलीफ दिया, क्योंकि ये भी आप याद रखें कि ये वो टाइम था जब वैसे भी कोई इतनी आमदोरफ्त हो नहीं रही थी। ठीक है, अब जब चीजें खुल रही हैं थोड़ी सी, तो आपने कहा कि सर अब तो फिर कमाई का वक्त है ना। और हमारे जाहिर है यार, देखें, ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले भी इंसान हैं, उनका भी दिल है, उनके भी खर्चे होते हैं और उनको भी करोड़ों अरबों में कमाना होता है। और अगर हुकूमत उनकी नुमाइंदगी नहीं करेगी तो कौन करेगा? पहली तो बात ये। दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक और दफा अपनी डिस्काउंट रेट
लोअर की है। अच्छा, क्यों लोअर की थी? लोअर इसलिए की थी कि उन्होंने कहा था कि जी इन्फ्लेशन रेट तुम्हारी थोड़ी कम गई है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है पेट्रोल और पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी। अब क्या करेंगे? क्योंकि उसके 1 या 2 दिन बाद आपने दोबारा पेट्रोल प्राइसेस राइज कर ली हैं। तो अगर ये गवर्नेंस है तो मुझे नहीं पता कि किस तरह की गवर्नेंस है, अगर ये स्ट्रेटजी है तो मुझे नहीं पता ये किस तरह की स्ट्रेटजी है। अभी तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये ऑर्डर किसने दिया और ये किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मैं भी भागा, क्योंकि मेरी गाड़ी के पेट्रोल आधा था, टैंकी आधी थी। मैंने कहा मैं भी पेट्रोल भराऊं। सब बंद, बिल्कुल सब बंद। क्योंकि जाहिर है उन्हें पता है क्या, और लोग कहते हैं सर अभी वो बस थोड़ी देर बंद ना, 12 बजे के बाद आ जाना। 12 बजे के बाद फिर आपको पता है क्या होना है। सर, माफियाज की तो ईद है इस हुकूमत में, जिस तरह से चल रहा है। बहरहाल हमने कॉलिंग डे लेना था, उससे पहले जो जमात इस्लामी के साबिक अमीर हैं सैयद मुनव्वर हसन, आज उनकी रहलत हो गई। बहुत बड़े लीडर थे, जमात इस्लामी के अमीर भी रहे। तो जाहिर है कुछ अरसे से वो वेंटिलेटर पे थे, तबीयत ख़राब थी। तो अब कॉलर्स की जानिब जाते हैं। सबसे पहले कामरान अली शाह नवाबशाह से हमारे साथ हैं। जी कामरान भाई। कसम है गुजरते हुए वक्त की कि इंसान बेशक खसारे में है, ये इरशाद बारी मुझे यूं लगा हमारे बजट ही के बारे में है। हर तरफ महंगाई है, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, अद्वियात भी महंगी है, पेट्रोल का और बम गिरा दिया हुकूमत ने। वजीर आजम इमरान खान से बस एक ही सवाल है, वो अवाम के वजीर आजम है या माफिया के वजीर आजम है? और दूसरा, मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी से भी एक शिकवा है। वो ये है कि एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम इमरान खान को कहते हैं कि सिलेक्टेड वजीर आजम है, और दूसरी तरफ मनाजरे का चैलेंज देते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? बिल्कुल जी, तजाद अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के बम पड़ रहे हैं अवाम को नहीं पता कि तजाद है भी कि नहीं, या ऐसा ही उनके साथ होना चाहिए। इसहाक पीरज़ादा साहब हैं हमारे साथ कराची से। जी इसहाक भाई। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरा ताल्लुक है एक कंपनी है इसी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की जी। तो हशर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, जैसे वसलत साहब ने कहा कि 50 साल पहले एक लिवाई थी जो 1 रुपए की, वो अभी तक चली आ रही है। तो मैं तो उसी मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में हम मिनिस्टरों से मिले हैं, वजीरों से, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी, कोई नहीं सुनता। ये कैसे हुकूमत चल रही है? इज दिस गवर्नेंस? तो अफसोस होता है ये जो कुछ यहाँ हो रहा है। 6 महीनों से एक पाकिस्तान की पहली कंपनी लाखड़ा कोल डेवलपमेंट कंपनी जो जामशोरों में वाक़ है, पाकिस्तान का पहला एक ख्वाब था कि इंडिजिनस कोल पे बिजली बनाई जाए, पावर जनरेट किया जाए। उस पे जायका की इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो स्टडीज हुई, पूरी दुनिया के बड़े बड़े फर्म्स की, जो है यूएसए, हमारा पाकिस्तानी फर्म्स, इतना बड़ा इदारा कायम किया गया जो इंतहाई सस्ती बिजली पैदा कर रहा था। ये इसी मिनिस्ट्री की बात है जो आज पेट्रोल का बम गिराया गया है जिन्होंने। तो ये कैसी गवर्नेंस है? क्या कर रहे हैं लोग? 6 महीनों से तनख्वाहें नहीं है, रोजाना एम्प्लॉइज जो है ना वो भूख हड़तालें कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई मसला हल करो। 3 बार मैंने, 5-6 बार और लोगों ने, कोई सिटीजन पोर्टल है उस पे हमने कंप्लेंट रखी कि भाई लोगों के मसाइल हल करो, ये इश्यूज है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनके उमर अयूब साहब हैं कोई मिनिस्टर, जी, और असद हयदीन है सेक्रेटरी साहब। लास्ट 8 तारीख को हमारी एक मीटिंग हुई थी असद हयदीन साहब के साथ इसी जून में। वो इंस्ट्रक्शन पे हुई थी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर साहब, वो खुद तो नहीं थे। 1 घंटा देर से मीटिंग शुरू हुई। यकीन माने कि उसमें उन्होंने बातें तो बड़ी जबरदस्त की, लेकिन अभी तक उसके मिनट्स नहीं निकले हैं कि मीटिंग जो हुई आपने भाई क्या किया। डायरेक्टर जनरल जो है वो मिनरल विंग मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पेट्रोलियम डिवीजन के वो मौजूद थे, बड़े सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, लेकिन नो मिनट्स। तो अफसोस होता है, अब हम कहाँ जाएं? परमानेंट एम्प्लॉइज
रिसेंटली हमारे लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से ट्रेनिंग की है 20वें ग्रेडों की, 6 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। ये बिल्कुल अहम मामला है इसाक भाई, हम इसका फॉलोअप भी देखते हैं, करते हैं, क्योंकि आपकी मीटिंग भी हुई है, जाहिर है। मगर बातों पे आप हुकूमत की अगर जाएंगे तो जाहिर है कुछ नहीं हो सकता। एक सेकंड थोड़ा गौर करें। जो अभी पीरज़ादा साहब थे ना, पीरज़ादा साहब, जो अभी पीरज़ादा साहब ने बात की है, जो ओवरऑल जिस तरह काम चल रहा है उस पर जरा एक सेकंड गौर करें, क्योंकि यार ये हाल में ही अगर आप फवाद चौधरी की जो इंटरव्यू है वो अगर आप सुने, ठीक है, और आप सबने सुना है, और टॉप मिनिस्टर्स को हटाया गया है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि भाई वो इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर नहीं बन रही। एक फौज है आपके पास, स्पेशल असिस्टेंट, स्पेशल एडवाइजर, ये एडवाइजर, वो एडवाइजर के एडवाइजर, एडवाइजर के एडवाइजर के एडवाइजर, और कोई ढंग की एडवाइस नहीं दे सकता, और अगर कोई देता है उसको सुना नहीं जाता। तो भाई जान, ये इस तरह तो ये गाड़ी नहीं चल सकती। आप पेट्रोल को बेशक तुम 0 रुपीज लीटर भी कर दो, ये गाड़ी इस तरह नहीं चल सकती। सही। और मेरे ख्याल में कुछ अरसे बाद अवाम ख़ुद हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म से कहेंगे खुदा के लिए किसी चीज़ का नोटिस ना लें। जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ बाद में अवाम को कम से कम 20 से 25 रुपए महंगी मिलती है और उसका कुछ नहीं होता। फ़िलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और अगले कॉलर हैं रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील साहब। हेलो राहिल साहब जी, आपकी आवाज़। हेलो राहिल साहब। हाँ जी, मैं बस स्टार्ट करूंगा कि जी इस वक्त मैं कोरोना में अफेक्टेड हूँ। मुझे कोरोना हो चुका है। 22 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ था जो पॉजिटिव आया। उसके बाद मेरी मिसेज भी इफेक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि उनके स्कूल खुल गए थे, टीचर्स को बुला लिया था, उन्होंने वहाँ से कैरी किया, उनकी वजह से मैंने कैरी हुआ। फिर मेरे बेटे को भी हुआ, बेटा रिकवर कर चुका है, उनका क्वारंटीन टाइम पूरा हो चुका है। हमारा मेरे ख्याल 29 या 30 को होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जी इसमें मैं कसूरवार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और इमरान खान साहब को कहूँगा, क्योंकि मैं जिस एग्नी से मैं गुजर रहा हूँ या मेरी मिसेज गुजर रही है, मेरी मिसेज को ऑक्सीजन लगी हुई है क्योंकि उनके चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा है। अब हमें ये बताएं, मेरा आपसे सवाल ये है कि जी एक शख्स जो जिद की वजह से कि जी मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा, पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों के साथ खेल रहे, कहते हैं जी इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर ऑल्टरनेट ना मिले तो ये शख्स पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों को ख़त्म करके रख दे, उनको बर्बाद करके रख दे कि जी मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा, मैं मुल्क खोल दूंगा। स्मार्ट लॉकडाउन किस किस्म का लॉकडाउन हमने देखा, मैं फेस कर रहा हूँ, मेरी फैमिली फेस कर रही है, मेरी बहनें अलग कमरे में बंद है, मेरी बेटी चूंकि डॉक्टर है वो सबको बेचारी अपना सूट पहन के देख रही है। तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि जी ऐसे हुक्मरान का, ऐसे इमरान खान का इस मुल्क को हमें क्या फायदा कि जो अपनी जिद और अना की खातिर के जी मैंने लॉकडाउन नहीं करना, मैंने मुल्क बंद नहीं करना, 2 लाख केस हो गए, 5,000 करीब लोग मर चुके हैं, मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा जी। लोग SOP फॉलो करो, कोई SOP नहीं करता। जब तक इस मुल्क में सख्ती ना हो, जब तक डंडे ना पड़े, हमारी आवाम नहीं सुधरती। हमने अपने आप को बहुत कोशिश की कि जी हम बाहर ना निकले, सब कुछ करें, पर देखिए कैरी कर गए। क्यों कि मेरी मिसेज की नौकरी थी, उनको स्कूल से कॉल आगे जाना पड़ गया, वहां से उन्होंने कैरी किया, वो घर पे आई, वहां से मैं अफेक्टेड हुआ, मेरा बेटा अफेक्टेड हुआ। जी राहिल भाई सब जी फरमाइए। सवाल ये है कि बताइए कि जो इदारे उनके साथ खड़े हुए, उनको नजर नहीं आ रहा कि एक शख्स पाकिस्तान की आवाम का कत्लेआम करना चाहता है, क्या उसको कब तक बर्दाश्त करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारी दुआ है कि आप और आपकी फैमिली जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। आमिर इकबाल साहब हैं हमारे साथ कराची से। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिर भाई और वसत भाई। जी सर। सरवार भाई सबको। सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि भाई जैसे अभी आप लोग पेट्रोल प्राइसेस के बारे में बात कर रहे थे, जो कम हुई थी उससे भी आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। एक पहली बात पेट्रोल नहीं मिला, दूसरी बात महंगाई की शरह और बढ़ गई। बजाय कम होने के आटा, दाल, चावल, चीनी सबके रेट्स हाई हुए, सब्जियां। इवन अभी कोरोना चल रहा है तो ये जो साबुन 3-4 महीने कोरोना से पहले 40 रुपए का था, वो 70-80 रुपए का मिल रहा है। इसी तरह ये हैंड सैनिटाइजर, इनकी प्राइस, मतलब कोई प्राइस कंट्रोल, कोई चेक नहीं है हमारे पास। इस हवाले से आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। जी आमिर भाई,
हाँ ज़रा आप बता दीजिए। जी सर, आप ये बात कर रहे हैं ना, तो ये कुछ देर पहले, जैसे ही आपको पता है ना कि जब भी किसी नई दवाई का नाम आता है कोरोना वायरस की वजह से, वो यूं मार्केट से शॉर्ट हो जाती है। जी मुझे याद है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग वुसत और मुबशिर, अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस पर ट्वीट की थी कि जी ये बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात की थी। डेक्सामेथासोन पे उन्होंने बात की थी, जब डेक्सामेथासोन के बारे में आया था तो उस दिन से वो गायब हो गई और ब्लैक में मिलनी शुरू हो गई। तो जफर मिर्जा साहब ने कहा था उन्हें बहुत दुख है, अफसोस है कि ये मार्केट से गायब कर दी गई है। मुझे दुख है कि हुकूमत इन चीजों पर सिर्फ ट्वीट कर सकती है जैसे वो ऑपोजिशन में बैठी हुई है, बिल्कुल, और कोई काम नहीं है इनका। हाँ, बस यही कि बस है, हमने ये करना था, हमने वो करना था, बस टीम अच्छी नहीं मिली जी, हमें पेट्रोलियम अच्छी नहीं मिली, हमें ऑयल माफिया अच्छी नहीं मिली, हमें ड्रग माफिया अच्छी नहीं मिली। यार अगर सब कुछ तुम्हें अच्छा ही मिलना था तो फिर मैं भी ये मुल्क चला सकता हूँ, आप भी ये मुल्क चला सकते हैं, रहील अशर साहब चला सकते हैं, कामरान अली चला सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत है इन लोगों की? सही बात है। वुसत साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, अगला कॉलर दे रहे हैं। चले, मोहम्मद अरशद साहब हैं रावलपिंडी से। जी अरशद भाई। सर मैं सबसे पहले तो तीनों भाइयों को सलूट पेश करता हूँ, और तीनों भाइयों की जो बैठे हुए हैं इनकी वालदा को सलूट पेश करता हूँ। मैं इतने लायक लोग हैं आप, और आप पाकिस्तान के लिए अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान की सोचते हैं। मैं गाँव का एक जाती जाहिल आदमी हूँ, मैंने आपको देख के तो खुश होता हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरी रिक्वेस्ट ये है भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहे, मैं काश्तकार हूँ एक छोटा सा, तो मेरी अर्ज ये है सर भाई, हमारी जो गंदम है मैंने अभी तक बेची है 1100 रुपये मन, तो गवर्नमेंट जो है गंदम जो है हम 1100 रुपये मन बेचते हैं, और गवर्नमेंट यहाँ जो आटा बाल बिक रहा है वो 1600 रुपये और 1700 रुपये मन बिक रहा है। तो कम से कम काश्तकार को छोटा मोटा बेनिफिट दिया जाए, जो हम 1100 रुपये मन बेचते हैं, तो लिहाजा कम से कम क्या गन्नम का रेट फिक्स करे और काश्तकार को 1400 रुपये मन, कम से कम 1400 रुपये मन मिले तो सही गवर्नमेंट। तो मैं तीनों भाइयों को सूट पेश कर रहा हूँ, तीनों भाइयों की वालदा को, खासतौर पर वालदा जिन्होंने आपको अच्छे लायक बेटे पैदा किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई, यही मसला है, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि हम काश्तकार को उसका हक देंगे, किसान को उसका हक देंगे, मगर ये हक बीच में से मिडल मैन ले करके उड़ जाता है, या जो मिल वाले हैं वो लायंस शेयर ले जाते हैं, और काश्तकार और किसान पिछले मेरे ख्याल में 70 साल से वहीं खड़ा है जहां आज हैं। और मैं समझ सकता हूं आपका दुख, मगर हर दफ़ा हम एतबार करते हैं, हुकूमत आती है वो कहती है कि नहीं जनाब इस दफ़ा काश्तकार को उसका पूरा हक मिलेगा, मगर वो हक फिर जो माफियाज बैठे हैं वो अपना हक समझ करके ले जाते हैं। बहुत दुख की बात है। बहरहाल ब्रेक भी लेनी है, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, वापस आते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। दुबई से हैं फैज बख्श साहब। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। वालेकुम सलाम, तीनों भाइयों को सलाम। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि आज से 40 या 30 या 40 साल पहले ये होती लक्की रानी सर्कस जी, तो उसमें क्या होता था कि उस टाइम जब ये लक्की रानी सर्कस हुआ करते थे, जानवर होते थे, हाथी, चीता, शेर वगैरह, तो उनको बकायदा सर्विस दी जाती थी। जब भी लोगों के सामने आते थे, अपना खूब लोगों को वो महसूस करते थे, तो लोग आते थे। कुछ साल बाद, 10 साल 20 साल बाद, वही लक्की रानी सर्कस जो पुराने वाले थे जानवर, हाथी, चीता, तो मर गए, तो दूसरे जानवर नए वाले लाए गए। तो जब भी उनको लाए गए तो उनको शो करने के लिए जब भी ग्राउंड में लाया गया, तो वो जैसे ही ग्राउंड में आते थे लोगों के ऊपर चढ़ जाते थे, लोगों को बहुत हिरासा करते थे, बहुत खराब करते थे। क्या उस टाइम की लक्की रानी और आज की लक्की रानी ये आज कहीं आपको करीब करीब नजर आती है? जी बिल्कुल, हर दौर में यही सर्कस होता है। हम तो कब से देखते आए हैं, मेरे ख्याल में आप भी तब से ही देख रहे होंगे। मेरे ख्याल में ये सर्कस कभी ख़त्म नहीं होगा। इस सर्कस में हम लोग आवाम जो हैं वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर्स हैं, और चाहे वो जानवर हमें ज़ख्मी करें, हमारे ऊपर हमें रोन डालें, जो भी करें, बहरहाल सर्कस चलता रहेगा। मसला सिर्फ ये है यार कि नॉर्मल सर्कस में ना एक कोई वक्त आता है जब सर्कस खत्म हो जाती है और आप घर भी जा सकते हो। यहाँ पर गेट पर ताला लगाया हुआ है कि नहीं यार आपने कुछ भी करना है ना, आपने सर्कस देखनी ही देखनी है। बिल्कुल क्या बात है।
और हर सर्कस का जो मौत का कुआं है वो सबसे पॉपुलर आइटम होता है, और वहाँ जब आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर उतर नहीं सकते, आपको पूरा देख के नहीं, वो वहाँ पे तो बस मतलब वो तो 70 सालों से हमें घुमा रहे हैं यार, हम क्या बोलेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, अगले कॉलर है हमारे इम्तियाज हुसैन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी इम्तियाज भाई। आप तीनों को सलाम और दुआ भी, अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे। आप लोग बहुत जरूरतमंदाना गुफ्तगू करते हैं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा सा आज करूंगा कि मुझे ये बता दीजिए कि पूरी दुनिया में हर मुल्क में जो आवाम को कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, जुल्म नाइंसाफी होती है, तो कोई ना कोई इदारा ऐसा होता है जो उनको रिलीफ दिलाता है। तो क्या हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जब इंसानों पे, हमलों पे जुल्म सितम हो तो हम उनसे फरियाद करें तो वो मसले हल हो जाएं? तो काइंडली, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताएं ऐसा कौन सा। इम्तियाज़ भाई, इसका सिर्फ जवाब है कि नहीं, इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ से आपको रिलीफ मिल सके। बदकिस्मती से ये बात कहना चाहते हैं। सिटीजन्स पोर्टल इदारा नहीं है यार, लेकिन सिटीजन्स पोर्टल पे आप कम से कम कंप्लेन तो कर सकते हो। आई मीन वो कुछ ऐसा है कि जैसे वो जो मतलब मोबाइल फोन हो जिसमें सिग्नल ना हो, लेकिन कम से कम लगता तो है ना कि मैं बंदा किसी से बात कर रहा है। ये एक है, मतलब अगर आपको कुछ थोड़ी सी होप चाहिए तो मैं ये आपको ऑफर कर, मैं आपको सिटीजन पोर्टल ऑफर कर सकता हूँ। वुसत साहब, आपके ख्याल में कोई इदारा है? बहुत सारे इदारे हैं यार, कागज पे तो बहुत इदारे हैं, उनको सिर्फ जिंदा करने की ज़रूरत है। चलिए, नेक्स्ट हमारे कॉलर हैं, कौन हैं भाई? अब्दुल नवीद बहावलनगर से। जी नवीद साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़रा हट के जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है आवाम की आवाज़ सुनने के लिए। ये मुझे आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो डायरेक्टली मैं बात कर पाया। दूसरा सर, मेरा सवाल है सिस्टम से जी। पाकिस्तान का जो सिस्टम है उससे मेरा सवाल है, क्या हमारा सिस्टम इस काबिल है कि हम उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? चलें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ें, आप ये देखें कि गवर्नमेंट इस वक्त जो बात कर रही है SOPs की, वो SOPs ही सही तरीके से ले सकती है। दूसरी बात ये है, एक गरीब आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाता है, उसको इतना अवेयरनेस नहीं होती इस बात की कि वो अपने हक के लिए किस तरह फाइट करे। तो मेरी बात का बहुत गहरा मतलब है, काइंडली मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म। जी नवीद साहब, आपका सवाल का मेरे ख्याल में अभी ब्रेक का वक्त हुआ है। आपके सवाल का जवाब ये है कि नहीं, सिस्टम नहीं है। सिस्टम शायद हमने बनाया ही नहीं कभी कि कोई इस तरह का सिस्टम हो, और सरकारी दफातर की तो क्या ही बात करें। एक ब्रेक ही ले सकते हैं। वेलकम बैक। इकरामुल्लाह साहब हैं बाजौड़ से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं इकराम बाजौड़ से बात कर रहा हूँ। फरमाइए सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, किसी को शहीद कहा गया, इकोनॉमी के हर सेक्टर का बेड़ा गर्क किया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, लेकिन एक अचंभे की बात है कि आवाम में जो एहतिजाज के हिस्से है वो ख़त्म हो गई है। पहले हुकूमतों में जमात इस्लामी या दूसरी पार्टियां निकलती थी, एहतिजाज करते थे रोडों पे। अभी ट्विटर और फेसबुक से लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे। तो सर, पूछना ये था आप साहिबान से, इसकी वजह क्या है? आवाम खुश है या मतलब लोग डर रहे, नहीं निकल रहे? तो इसकी क्या वजह है? ये बेहिसी क्यों है आवाम? वुसत साहब।
मैं पूरा सुन नहीं पाया, आप जरा प्लीज मदद कीजिए। वो ये कह रहे हैं, इकरामुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि आवाम क्यों नहीं बाहर निकलती जब इतने ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। जी, मैं उस सिलसिले में अर्ज करूं कि आवाम जो है पाकिस्तान बनने के बाद आखिरी दफा चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी की जो तहरीक थी उसमें बाहर निकली थी, और उसके बाद जाहिर आवाम भी थक जाती है ना, इंसानों पे मुश्तमिल है। तो मैं सिर्फ आपको एक शेर सुना देता हूँ पीरज़ादा कासिम साहब का, उससे आपकी समझ में शायद सूरत हाल आ जाए कि असीर जुर्रत परवाज आजमाने लगे, वो ताज़ियाने लगे, होश सब ठिकाने लगे। तो आवाम का तो ये हाल है। सही बात है। जनाब साबिर माइकल साहब हैं कराची से। जी साबिर भाई। सर एक छोटी सी बात से बात शुरू करूंगा। ज़रूर। कि मैं अभी कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब छत पे बैठा था, नीचे प्लान कर रहा था कि आज आपके प्रोग्राम में किस मौजू पे बात करूंगा, और आमतौर पे मैं आपसे माइनॉरिटी इश्यूज पर बात करता हूँ। जी जी। लेकिन जब मैंने डॉन की हेडलाइन सुनी तो पेट्रोल वाली खबर सुनी तो सठिया गया। तो मुझे वो लामहला वो गाना याद आ गया कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम कम है। मैं बहरहाल फिर भी शेयर करूंगा। जी जी। इस कोरोना की आड़ में यार लोग बड़ी बड़ी कार्रवाई डाल रहे हैं, और एक जुल्म किया इन्होंने डिसेबल कम्युनिटी के साथ इस हुकूमत ने। आप सबको पता होगा कि कंपनी एक्ट है जी, जिसकी शिक नंबर 459 जो कि प्राइवेट कंपनीज को पाबंद करती है कि कम से कम 2% लोग जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो उतना फंड जो है वो इदारा मुहैया करेगा नेशनल काउंसिल फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो वो उनकी वेलफेयर पे स्पेंड करेगी। यार लोगों ने इस कोरोना से फ़ायदा उठाते हुए ये जो कंपनी एक्ट में चेंज आया है इसको तब्दील कर दिया और उस शिक को डिलीट कर दिया। और प्रेसिडेंट साहब की वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो कहने लगे हमसे ये गलती हो गई, शायद गलती से डिलीट हो गया, और अब कहने लगे कि इस गलती को मैंने खान साहब से कहा तो है कि इसको ठीक करें, लेकिन ये कैबिनेट से पास हो गई है, नोटिफाई हो गई है, लेकिन अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। इतनी लॉबी एडवोकेसी के लिए हमारे पास फंडिंग नहीं है, एफर्ट नहीं है। हम अपने माजूर लोगों को कैसे सड़कों पे लेके आएं, किसी मीडिया ने भी शायद इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। साबिर भाई बिल्कुल आपकी बात बजा है, और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा हुआ है। हम अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं कि वो आपसे बात करके अगर कुछ डिटेल्स ले लें फर्दर, तो हम इसको बाकायदा तौर पर भी डिस्कस कर सकें, क्योंकि ऐसा होना और काबीना के नाउ पीटीपी से भी हम पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है। जाहिर है पहले ही बेचारे जो फिज़िकली मेंटली चैलेंज लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुश्किल हैं। अगर ये कोटा भी ख़त्म हो गया है तो इसके बारे में ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। और आज वक्त ख़त्म हो गया है, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।